भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे। कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और यह घटना भी ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और 5 दिन के बाद हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात यह है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को आजादी मिले 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदला है। सब कुछ लगभग वैसा ही है। 77 वर्ष पहले आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय भी इस विभाजन का सबसे भयानक दर्द उन हजारों महिलाओं ने झेला था जिनका बलात्कार करने के बाद उनकी लाशें रेल की पटरियों और सड़कों पर फेंक दी गई थी। यह भी हमारे ही देश में हुआ था और जब हम आजाद हो रहे थे 1947 में, तब हुआ था। और आज भी 77 वर्ष के बाद इसी देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस देश को जो आजादी मिली, उस आजादी से भारत की करोड़ों महिलाओं को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। और इस बात को आप इस महिला की चीखों से समझ सकते हैं, जो उस डॉक्टर के परिवार से है जिसके साथ कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ये दरिंदगी हुई थी। जरा सुनिए उस महिला डॉक्टर के परिवार की एक महिला क्या कह रही है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये महिला जो कह रही है, ये बात सुनने के बाद आज आपको शायद रात को नींद नहीं आएगी। और आप सोचिए, आज भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, जब 77 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए हमारे देश को, एक आम परिवार को, आम जनता को अपनी बेटी की लाश देखने के लिए भी घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और इस देश की हालत वो है कि अगर आपकी जान पहचान ना हो, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आपका रसूख नहीं है, अगर आप बड़े बड़े नेताओं को जानते नहीं हैं, आपकी बड़े लोगों से जान पहचान नहीं है, तो आपको अपने बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। लाश देखने के लिए, अपने बच्चे की लाश लेने के लिए भी आपको घंटों तक लाइन में लगना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे सरकारी अधिकारियों के, तब जाकर आपको आपका यह अधिकार दिया जाएगा।
कितने दुख की बात है। और इस महिला ने जो आज बात कही है, असल में ये कितना कड़वा सच है जो आज आपको रात को सोने नहीं देगा। इन चीखों ने आज पूरे देश को निशब्द कर दिया है और आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि भारत में अभी और कितनी निर्भया जन्म लेंगी और कितनी महिलाओं के साथ वैसी ही दरिंदगी होगी जैसी निर्भया के साथ हुई थी। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब ऐसा लगा था कि पूरा देश जाग उठा है, पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब हमारे समाज में कुछ बदलाव होगा, हमारी व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा, लोग संवेदनशील हो जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन 2012 और आज 2024 में भी वही हो रहा है जो निर्भया के साथ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रहा है। और ये सब वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं जिन्हें जीने का पूरा अधिकार था। ये भी इसी देश की नागरिक थी। इनके ऊपर भी वही संविधान लागू होता है जो बाकी सब लोगों के ऊपर संविधान लागू होता है। आज यहां एक और सवाल यह है कि हमारे देश का पूरा सिस्टम ऐसा क्यों है कि वो इंसाफ को सिर्फ मजाक बनाकर रख देता है। और कोलकाता की इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ है। इंसाफ दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले में जब इंसाफ दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को और पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए थी, तब उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश हुई और यह सिलसिला घटना के बाद से ही शुरू हो गया था, न जाने क्यों। 9 अगस्त को सुबह करीब 7:30 बजे जब अस्पताल के सेमिनार हॉल से इस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ, तब अस्पताल के मैनेजमेंट ने इसे सबसे पहले आत्महत्या का मामला बताया और पुलिस ने भी अपने पहले बयान में यही कहा कि इस महिला डॉक्टर की मौत का कारण आत्महत्या हो सकता है, यानी इसने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही सेमिनार हॉल है जहां उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और फिर बाद में उसकी हत्या हुई। यही वो जगह है। जबकि जिस हालात में इस डॉक्टर का शव मिला, उससे यह घटना कहीं से भी आत्महत्या की लग ही नहीं रही थी। हमारे पास उस दिन का एक वीडियो है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि इस डॉक्टर के शव पर गहरे चोटों के निशान थे और उसका शव अर्धनग्न हालत में था। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने जांच शुरू करने से पहले ही इस घटना को आत्महत्या बताकर इस मामले को एक तरह से दबाने की कोशिश की। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें भी शुरुआत में यही बताया गया कि उनकी बेटी जिंदा है और उसकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। इस महिला डॉक्टर के माता पिता का यह आरोप है कि अस्पताल का मैनेजमेंट और पुलिस ने इस मामले की जांच को जानबूझकर प्रभावित किया और लगभग 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का शव देखने तक नहीं दिया। और इस सब के बीच जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पुलिस की जांच के खिलाफ विरोध किया और उस पर दबाव बनाया, तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तब जाकर यह बात मानी कि यह एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हालांकि इस दौरान इस महिला डॉक्टर का परिवार और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स लगातार यह कह रहे थे कि यह हत्या के साथ बलात्कार का मामला है। लेकिन पुलिस ने यही कहा कि उसे यह मामला हत्या का लग रहा है और वो जांच करने के बाद ही इस घटना पर अपना औपचारिक बयान जारी करेगी। अब सोचिए, पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि पीड़ित का शव अर्धनग्न हालत में मिला है, उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं, लेकिन न तो पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को हत्या और बलात्कार का माना और न ही अस्पताल के मैनेजमेंट ने ऐसा कोई बयान दिया। ये सब लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया को बता क्यों नहीं रहे थे कि असली सच क्या है? उस महिला डॉक्टर के माता पिता की हालत देखिए, उन्हें 3 घंटे तक शव देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी और ऐलान कर दिया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, तब पुलिस ने 9 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और कहा कि संजय रॉय पुलिस का ही एक वॉलंटियर है और उस दिन उसने अस्पताल के पीछे वाले इलाके में शराब पीने के बाद यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देखे और इन वीडियोस को देखने के बाद उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार किया और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब आप सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर
कोई भी व्यक्ति जाकर शराब कैसे पी सकता है। आप देखिए कि उस अस्पताल की क्या हालत होगी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। और अब देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। लोग शराब पीते हैं, इस जैसा दरिंदा पहले शराब पीता है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन पर हिंसक यौन उत्पीड़न के वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद बलात्कार करता है और फिर हत्या कर देता है। और यह बात हमारे देश की किसी भी महिला के साथ कहीं भी हो सकती है। ये तो सिर्फ अस्पताल की बात है। आज हमारे देश की महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह के दरिंदे आपको कहीं भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। जो पहले शराब पिएंगे, आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सब मोबाइल फोन पर पॉर्न देखते हैं, इस तरह के अश्लील वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया और फिर हत्या का मामला फिर बताया और बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करके यह कहा कि अब यह हत्या और बलात्कार का मामला है। और आरोप है कि पुलिस आगे भी इस मामले को इसी तरह से शायद घुमाती रही। पुलिस की तरफ से ऐसे कई बयान आए कि कुछ लोग इस मामले में गैंग रेप होने का दावा करके अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने पूरे दावे के साथ यह बात कही कि इस मामले में गैंग रेप नहीं हुआ है और इस घटना में एक ही आदमी शामिल है। लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसे पढ़ने के बाद भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि यह रेप और मर्डर का नहीं बल्कि यह गैंग रेप और मर्डर का मामला है और इस घटना में एक से ज्यादा आदमी शामिल थे, जबकि पुलिस अब तक गैंग रेप की बात से लगातार इनकार करती चली आ रही थी। अगर इतना अमाउंट ऑफ सीमेंट अगर वहां से मिला है तो ये जरूर बोलते एक आदमी का काम हो नहीं सकता, इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है, ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और तीसरी बात एक है और एक पॉइंट है, पोस्टमार्टम में ये जो पुलिस ने बोलने का कोशिश कर रहा था कि पहले मर्डर फिर रेप हुआ था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नेगेट कर दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल दिस हैपेंड एंटीमार्टम नॉट पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम मींस फर्स्ट शी वाज रेप्ड एंड देन शी वाज मर्डर्ड, नॉट द अदर वे अराउंड। अब सोचिए जितनी मेहनत इस पूरे मामले को दबाने में हुई, अगर उतनी ही मेहनत इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए हो गई होती तो अब तक सारे आरोपी सलाखों के पीछे होते और पूरे देश को सच अब तक पता चल गया होता। यहां एक और सवाल इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लेकर भी उठ रहा है, जिनसे पुलिस ने पूछताछ करने में न सिर्फ बहुत देर की बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें शुरुआत से ही बचाने की कोशिश हो रही थी। और यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कही है। अब सुनिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे इस बात से काफी हैरानी है कि इस मामले में डॉक्टर संदीप घोष ने प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। क्यों नहीं दी? और जब उन्हें यह पता था कि उनकी एक छात्रा का शव अस्पताल के ही सेमिनार हॉल में अर्धनग्न हालत में मिला है तो उन्होंने इसे आत्महत्या का मामला बताकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की? आज इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और सोचिए अगर यह सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है, हाई कोर्ट के जज के दिमाग में आ सकता है, तो क्या यह सवाल पुलिस के दिमाग में नहीं आना चाहिए था? जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए था? वहां जो सरकार है उसके दिमाग में यह सवाल नहीं आना चाहिए था? इससे भी बड़ी बात यह कि शुरुआत में जब पुलिस ने यह मामला दर्ज किया तब इसे एक अननेचुरल डेथ यानी आत्महत्या का मामला माना गया, जबकि सच्चाई यह है कि इस महिला डॉक्टर का शव जिस तरह घायल और अर्धनग्न स्थिति में मिला उसमें आत्महत्या की संभावना तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी शव की, ऐसी स्थिति किसी आत्महत्या करने वाले के शव की हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने वो शव एक वीडियो में देखा है और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस डॉक्टर ने आत्महत्या की होगी। वो वीडियो ऐसा है कि एक रात नहीं महीनों तक आपको सोने नहीं देगा। और वो वीडियो मैंने देखा। भगवान ना करे कभी किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन इतनी सी बात ना तो पुलिस को समझ में आई और ना ही अस्पताल के प्रबंधन को समझ में आई। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है
जो अभी दिखाई नहीं दे रहा और जिसे शायद दबाने की कोशिश हो रही है। और ये बात सही भी लगती है और इसमें सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अभी बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। असल में यह भी आरोप है कि इस घटना को सबसे पहले आत्महत्या का नाम इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया। ये उनके दिमाग की उपज थी कि इसे आत्महत्या बता दिया जाए। इसके बाद जब पुलिस ने यह कहा कि यह मामला हत्या और रेप का है और उसने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, तो संदीप घोष ने यह बयान दिया कि यह महिला डॉक्टर रात को अस्पताल में अकेले क्यों घूम रही थी और इसी के कारण उसके साथ यह बलात्कार हुआ और यह हत्या हुई। सोचिए, कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है कि इस महिला डॉक्टर को रात में अकेले अस्पताल में नहीं घूमना चाहिए था। इस बयान पर जब विवाद हुआ तो 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने अपने प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया और नियमों के तहत इसके बाद पुलिस को इस प्रिंसिपल से पूछताछ जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो पुलिस ने ऐसा किया और ना ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने इस पर जोर दिया। उल्टा इस्तीफे के सिर्फ 12 घंटे बाद ममता बनर्जी की सरकार ने इस डॉक्टर को एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि उसे बड़ी हैरानी है कि जिस प्रिंसिपल को घर बैठना चाहिए था उसे घर बैठा देना चाहिए था और पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उस प्रिंसिपल को इस्तीफे के बाद सरकार की तरफ से एक तरीके से इनाम दिया गया और यह मेहरबानी कई सवाल खड़े करती है। यानी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में उसे दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया। यहां दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि पुलिस का कहना है उसे सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय रॉय ही एक ऐसा व्यक्ति मिला जो रेप और हत्या के इस मामले में शामिल हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि जब चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एक ही सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशनल है और सेमिनार हॉल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, तो फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह केस कैसे सॉल्व करने का दावा किया है। और आप तो जानते हैं हमारे देश में वैसे तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन जहां अपराध होता है वहां पर अक्सर सीसीटीवी कैमरे या तो लगे ही नहीं होते और या फिर वो काम नहीं कर रहे होते। और इतने बड़े अस्पताल में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में भी आप सोचिए, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं और अगर था भी तो ऑपरेशनल नहीं था। इससे आप हमारे देश के कॉलेजों की और अस्पतालों की स्थिति को समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल में गए होंगे, ज्यादातर गए होंगे, और आप जानते होंगे कि हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी बुरी है। इससे भी बड़ी बात यह कि अस्पताल के जिस फ्लोर पर यह घटना हुई और जिस फ्लोर को पुलिस को सबसे पहले सील कर देना चाहिए था, क्योंकि वहीं पर यह घटना हुई है, वहां एक कमरे की दीवार को बिल्डिंग की मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया गया, जिससे डॉक्टरों को ऐसा शक है कि पुलिस क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके इस मामले में असली आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने और अस्पताल के मैनेजमेंट ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वहां एक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है जो बहुत पहले से ही प्रस्तावित था। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि यहां पर टॉयलेट होना चाहिए और अब उस टॉयलेट का निर्माण हो रहा है। लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि क्या यह टॉयलेट तभी बनना था जब इस फ्लोर पर एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर पुलिस पर और अस्पताल के प्रबंधन पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। बोलूं, इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है, वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था, एंड एचओडी ऑफ रेस्पिरेटरी मिशन, बोथ आर अंडर सस्पिशन। दावा है कि उस फ्लोर को ही सील कर देना चाहिए था। हालांकि सेमिनार रूम को कुछ हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन उसी के ठीक साइड में, उसी के ठीक ऑपोजिट ही दूसरा एक रूम था जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ये 10 तारीख को दिया गया है ऑर्डर। यही दावा किया जा रहा है यहाँ के डॉक्टर्स की तरफ से। जैसे सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है, एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए in the room in which the crime was committed. So this clearly signals a tampering of evidence. इन आरोपों पर
कोलकाता पुलिस ने भी अपना एक स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि पुलिस ने कभी पीड़ित परिवार को फोन पर यह जानकारी नहीं दी कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की है, और दूसरा, पुलिस के मुताबिक यह दावा भी गलत है कि पीड़ित का अंतिम संस्कार परिवार की बजाय पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में मामले को दबाने के लिए किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर अब सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई की 25 सदस्यों की एक टीम आज कोलकाता पहुंच गई और उसने आरोपी को भी कोलकाता पुलिस से अपनी हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा दिल्ली के एम्स के 5 डॉक्टरों की एक टीम भी कोलकाता गई है और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक विशेष टीम को भी जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बहुत सारे लोग इस बात से खुश हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को मिल चुकी है, अब इंसाफ हो जाएगा। लेकिन हम आपसे यहां यह कहना चाहते हैं कि जब भी कोई मामला सीबीआई के पास आता है तो हमेशा उसे एक पुराना क्राइम सीन मिलता है और ऐसा क्राइम सीन जहां पहले से ही आधे या ज्यादा सबूत नष्ट हो चुके होते हैं, नुकसान हो चुका होता है, सीबीआई तब आती है इस तस्वीर में। और अगर पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से न किया हो और क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी हो तो सीबीआई भी कुछ खास नहीं कर पाती, क्योंकि सीबीआई जब पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में नोएडा का मशहूर आरुषि हत्याकांड याद कीजिए। उस समय नोएडा पुलिस की लापरवाही के कारण घटनास्थल पर 90% सबूत नष्ट हो गए और इस कारण से सीबीआई इस मामले में आज तक असली आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। और यहां बात सिर्फ आरुषि हत्याकांड की नहीं, सीबीआई को सारे केस असल में तब मिलते हैं जब लोकल पुलिस, राज्यों की पुलिस उन मामलों की जांच ठीक से नहीं करती, और जब पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती तो ऐसे मामलों में पीड़ित को इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को आजाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे देश के नेताओं और पुलिस का चरित्र कुछ खास नहीं बदला है। हम कहते तो हैं कि पुलिस लोगों की रक्षा करने के लिए होती है और नेता लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में हमने ये देखा है कि पुलिस आज भी अपराधियों की रक्षा करती है और नेता आज भी अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, दोस्तों और अपनी राजनीति की सेवा करते हैं। और आम परिवार जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो इस तरह हालात का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें अपनी बच्ची की लाश लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। पूरे भारत में पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री है और वो भी ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता। वो खुद भी एक महिला है, लेकिन सोचिए फिर भी ऐसा क्यों है कि जब संदेश खाली में महिलाओं को इंसाफ दिलाने का सवाल आया या कोलकाता में एक महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग होती है तो इन दोनों मामलों में पुलिस पर अपना काम ईमानदारी से न करने के आरोप लगते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता ऐसी घटनाओं के बाद बीजेपी शासित राज्यों में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, वीडियोज बनवाते हैं, वो तमाम विपक्ष के नेता कोलकाता की इतनी विभत्स घटना पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और यहां हमने देखा कि कोई भी देश का बड़ा विपक्षी नेता कोलकाता नहीं पहुंचा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए विपक्ष के नेता कोलकाता नहीं जा रहे हैं? लेकिन यह भी आज हमारे देश की जनता को और आप सबको देखना होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो किसी आम परिवार की एक बेटी के साथ गैंग रेप हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, उस पर भी हमारे देश के जो नेता हैं वो कितने बट जाते हैं। और सबसे पहले वो ये देखते हैं कि ये घटना किस राज्य में हुई है और उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और हमारे देश के लोगों को ये जरूर बात सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि हमारे देश के जो नेता हैं वो ऐसी घटनाओं पर भी कैसे राजनीति खेलते हैं। सोचिए, जब विपक्ष ये कहता है कि वो इस देश की आवाज है, तो क्या इस देश में वो उन राज्यों को नहीं गिनता जहां उनकी अपनी सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं? जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं और मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं, उनके समर्थक उन्हें प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं, तो क्या उनके शासन में पश्चिम बंगाल नहीं आता? क्या वो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता नहीं है? वो तो पूरे भारत में विपक्ष के नेता है। इसी प्रकार से जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल को
अपने दायरे में नहीं गिनते? क्या पश्चिम बंगाल में सब कुछ माफ है? हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो आरोपी के लिए फांसी की मांग करती हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो कार्रवाई उनकी सरकार को करनी चाहिए थी, उन्होंने वो कार्रवाई की है। আপনি একটা দোষী লোককে ফাঁসি দিন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দোষীদের যেন শাস্তি দেওয়া না হয় এটা মাথায় রাখবেন। একটা হাজারটা দোষী লোককে আপনি ধরুন, ফাঁসির কাঠে চড়িয়ে দিন, আমাদের কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না। আমরা হাইকোর্টের রায় মেনে চলবো এবং আমাদের পুলিশও হাইকোর্টের রায় মেনে চলে সিবিআই কে যা যা সহযোগিতা করার এই কেসে আমরা পুরোটাই করব, কারণ আমাদের কোনো লেনা দেনা নেই। আমরা চাই এই পাশবিক হত্যার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তারা দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসি দিন। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष यानी भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस घटना से देश की महिलाओं और डॉक्टरों के बीच असुरक्षा का माहौल है और इस मामले में जिस तरह पुलिस और अस्पताल के प्रबंधन ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने इस मामले में ममता बनर्जी को विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के लिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है, उनके बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पोस्ट तो लिख दिया सोशल मीडिया पर और बिल्कुल सही लाइन पर लिखा है, लेकिन हम आज उनसे ये कहना चाहेंगे कि पूरा देश उनसे ये उम्मीद करता है कि राहुल गांधी को खुद कोलकाता जाना चाहिए और इस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उस अस्पताल का दौरा खुद स्वयं करना चाहिए। राहुल गांधी को इस अस्पताल में जाना चाहिए, जहां यह वारदात हुई वो जगह खुद देखकर आनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार से मिलकर इसे यह आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। ये उम्मीद हम राहुल गांधी से जरूर करते हैं। अब देखते हैं कि वो जाते हैं या नहीं, क्योंकि बाकी की जगह तो वो जाते हैं, तो फिर कोलकाता फ्लाइट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, फ्लाइट पकड़कर वो कोलकाता भी जा सकते हैं। और बाकी राजनीतिक दल इस घटना पर क्या कह रहे हैं, ये आज आपको हम सुनवाते हैं। ममता जी, आपके राज में हो क्या रहा था कि इतनी निर्भया प्रकार से एक डॉक्टर की हत्या होती है और आप बचाने में लगी हुई थी? मैं तो विनम्रता से कृतज्ञ हूं कलकत्ता हाईकोर्ट का कि उसने सख्त निर्णय दिया है। ममता जी, आज तो देखा हमने सुखेंदु जो उनके राज्यसभा के एमपी हैं, हमारे पुराने, उन्होंने भी कहा कि कल मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। मैं कहूंगा ममता जी, आप माँ माटी मानुष की बात करती हैं, ये कौन से अपनी माँ माटी और मानुष की बेटी की आप चिंता कर रही हैं? We want resignation of the chief minister. She is holding two subject related department. One health, second home. We want resignation from her chair. देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। हमें बंगाल की सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने ये घटना को गुमराह करने के लिए, आम लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए शुरू से ही जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे देखते हुए हमारी तरफ से ये बंगाल के पुलिस बल को जो छानबीन, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें जरा सा भी भरोसा हमें नहीं है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप, ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो। देखिए, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक बात कही और वो बात आज आपको बहुत चुभेगी, आपको सोने नहीं देगी। और वो बात क्या है जो उन्होंने कहा? डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप।
इस देश में सोचिए हो क्या रहा है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, नाइट शिफ्ट पर है, अस्पताल में है, उसके साथ बलात्कार हो जाए और फिर उसकी निर्मम हत्या हो जाए। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए और क्या हो सकती है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि इस घटना के खिलाफ देश भर के लाखों डॉक्टर्स अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ नहीं है। नेता तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, वो पक्ष और विपक्ष की राजनीति खेलते रहेंगे, लेकिन ये जो हजारों डॉक्टर्स देश के अलग अलग अस्पतालों में, शहरों में बाहर निकले हैं, ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के सामने रख रहे हैं और ये अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और हमारे देश भर के डॉक्टर्स ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कितनी बुरी परिस्थितियों में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में और कैसे बहुत ही कम सुविधाओं के साथ काम करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा डॉक्टर तब बनता है जब वो बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करता है। वो बच्चे जो स्कूल में और कॉलेजों में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चे होते हैं, होनहार होते हैं, वो जाकर डॉक्टर बनते हैं। हमारे देश में डॉक्टर बनना आज भी एक बहुत बड़ी बात, सम्मान की बात माना जाता है। समाज में बहुत सम्मान है और आज भी हमारे देश के ज्यादातर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े परीक्षाएं आपको पास करनी पड़ती हैं, नीट जैसी परीक्षाएं आपको पास करनी पड़ती हैं और वर्षों तक कोचिंग सेंटर्स में मेहनत करनी पड़ती है। कितने बच्चे तो इसी सपने को लिए आत्महत्या कर लेते हैं। फिर सोचिए, ये सब करते करते जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब लोग, हमारे देश के युवा इतना पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब उन्हें ऐसे अस्पतालों में काम करना पड़ता है जहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं होती, जहां उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी इंतजाम नहीं है। ऐसे ऐसे अस्पतालों में महिला डॉक्टर काम कर रही हैं जहां लोग बैठकर रात को शराब पी रहे हैं, मोबाइल फोन पर पॉर्न देख रहे हैं, फिर रेप करते हैं और फिर हत्या हो जाती है। ये तो इस अस्पताल में एक घटना हुई और पूरे दुनिया को यह पता चल गया। लेकिन हमारे देश में न जाने कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर वही हालात हैं जैसे इस अस्पताल में है। अब आप सोचिए, इन सारे डॉक्टरों की मनोस्थिति क्या होती होगी। आप सब लोग जहां काम करते हैं, हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका वर्क प्लेस यानी उसका दफ्तर अच्छा हो, दफ्तर में बैठने की जगह साफ सुथरी हो, वहां पर माहौल अच्छा हो। लेकिन सोचिए, हमारे देश के डॉक्टर्स जहां काम पर जाते हैं, यही तो इनका दफ्तर है। हमारे देश के डॉक्टर्स का दफ्तर है अस्पताल, और अस्पताल की स्थिति देखिए। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में कितने वर्ष तक काम कर सकता है। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हमारे देश को छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि यहां उनके मूल्य को कोई समझता नहीं है। इसलिए आज यहां बात सिर्फ ममता बनर्जी की, उनकी सरकार की, सरकार या विपक्ष की नहीं है, बल्कि यहां बात हमारे देश के इतने प्रतिभाशाली डॉक्टरों की सुरक्षा और उन्हें जरूरी सुविधाएं देने की है, जिसके वो मूल हकदार हैं, लेकिन हम उन्हें दे नहीं पा रहे। आज अगर आप कोलकाता के ही सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अगर देख लेंगे, तो यहां आप देखेंगे टॉयलेट्स बेहद गंदे हैं, उनमें लाइट तक नहीं है। हॉस्टल में एक एक कमरे में 4-4 डॉक्टरों को रहना पड़ता है। लगभग सभी ट्रेनी डॉक्टर से लगातार 48 घंटे तक की शिफ्ट कराई जाती है, और इस दौरान कोई डॉक्टर अगर थक जाए तो उसके लिए अस्पताल में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, थोड़ी देर एक नींद की झपकी लेने के लिए एक ढंग का रेस्ट रूम तक नहीं है। और इस महिला डॉक्टर को भी सोचिए, जब थोड़ा आराम करना था तो इसने सेमिनार रूम में जाकर इसको आराम करना पड़ा, जहां वो इतनी बड़ी दुर्घटना की शिकार हुई। और सोचिए, जब ऐसी अव्यवस्था हमारे डॉक्टरों को मिलेगी और उन्हें जानवरों की तरह अस्पताल में रखा जाएगा, तो ये बात हमारे देश के लिए कितनी चिंताजनक बात है। The basic requirement is a clean washroom, the first thing I would say. Wherever we work, we don't have that proper facility. Be it a room, we don't have a proper washroom in our working place. They don't have proper clean toilets in the hostel. The toilets are in absolute dilapidated condition, very bad. In fact, the floor at which we are working, those floors also don't have proper toilets. Those are like in a very bad condition. We don't have proper restrooms where we can rest. Minimum amount of hours of duty. So that हम लोग को कहीं भी सोना ना पड़े,
यहाँ पे एक सोने का भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी सोने का भी आपका प्रोसीजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा 24 आवर्स। वैसा कोई सेफ रूम नहीं है जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर रात को सो पाए ड्यूटी के बाद? नहीं, सेफ रूम नहीं है। अब मैं लिटरली मैं सो रही हूँ, वहाँ पे पेशेंट पार्टी अंदर आके नॉक करके अंदर आ जाते हैं। तो आप देखिए हमारे देश की जो महिला डॉक्टर्स हैं वो आज कितनी असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। हमारे देश में माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और एक दिन वो डॉक्टर बनेगा या बनेगी। खास तौर पर हमारे जो महिला डॉक्टर्स के माता पिता हैं या छात्राओं के जो माता पिता हैं जो सपना देखते हैं कि उनकी बेटी आगे चलकर डॉक्टर बने। अब आप खुद सोचिए, अस्पतालों की यह हालत देखिए। अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में कितनी बुरी स्थिति में महिला डॉक्टर्स को रहना पड़ता है, पुरुष डॉक्टर्स को भी, लेकिन महिला डॉक्टर्स के लिए तो और ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बुनियादी सुविधाएं जैसे एक अच्छा टॉयलेट तो होना चाहिए, एक ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहां आप अच्छे से आराम कर सकें। अब आप सोचिए कौन माता पिता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर ऐसी जगह काम करने के लिए भेजेगा। हमारा काम था कि हम आपको जागरूक करें। हमारा काम है कि हमारे देश के लोगों को ऐसे विषयों पर जागरूकता होनी चाहिए, उनकी नींद टूटनी चाहिए और उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर ये हादसा किसी और की बेटी के साथ हुआ है तो एक दिन आपके परिवार में भी हो सकता है। आप किस्मत वाले हैं। सिर्फ अपना और अपने छोटे से परिवार के बारे में मत सोचिए, इस समाज के बारे में सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपना योगदान दीजिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको नेताओं से प्रभावित होना बंद करना पड़ेगा और नेताओं से सवाल पूछने पड़ेंगे। विश्लेषण भारत के विभाजन के बारे में है। जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है हम हमेशा विभाजन के बारे में बात करते हैं, आजादी के बारे में बात करते हैं और आज हम आजादी से पहले विभाजन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि हमारी मातृभूमि के 2 टुकड़े कितनी जल्दबाजी में और कैसे बिना सोचे समझे किए गए थे। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर 77 वर्ष पहले भारत का बंटवारा ना हुआ होता और अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज तीनों ही एक ही देश होते, यानी भारत में ही होते, तो पूरी दुनिया में हम कितनी बड़ी महाशक्ति बन सकते थे। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि या तो भविष्य में पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा या वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। अब आप ये देखिए कि अगर वर्ष 1947 में भारत का विभाजन ना होता तो आज की स्थिति क्या होती। अगर विभाजन ना होता तो आज हम जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश होते, आज भी हैं, हम तो वैसे भी सबसे बड़े देश हैं ही, तब भी होते। और ऐसा देश हमारा होता जिसकी कुल आबादी होती आज 186 करोड़, जिनमें 145 करोड़ अकेले भारत के होते, 24 करोड़ पाकिस्तान के और 17 करोड़ लोग बांग्लादेश के, और दुनिया के हर 100 लोगों में से 23 लोग भारत के होते, हर 100 में से 23 लोग भारत के। अगर विभाजन ना होता तो मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का देश होता। इस समय भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 21 करोड़ है, पाकिस्तान में 21 करोड़ 23 लाख है, यानी हमारे देश में और पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी बराबर है। हमारे देश में भी उतने ही मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये आंकड़ा हो जाता है लगभग 57 करोड़। यानी पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा
मुस्लिम देश होता, मुसलमानों की आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान यहां होते। सोचिए, पूरी दुनिया में 190 करोड़ मुसलमान रहते हैं और अगर भारत का विभाजन ना होता तो इनमें से 57 करोड़ मुसलमान सिर्फ भारत में होते और इससे भारत में मुसलमानों को लेकर जो राजनीति होती है वो भी एक अलग स्तर तक पहुंच जाती। सोचिए, आज अगर हमारे देश में 57 करोड़ मुसलमान होते तो हमारी राजनीति भी एक अलग रूप आज ले चुकी होती। ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमान देश की सरकार बनाने में कहीं ज्यादा निर्णायक भूमिका में होते और अविभाजित भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और भी शायद तब ज्यादा होती। लेकिन सरकार में उनकी भागीदारी भी पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती। इसके अलावा अगर बंटवारा ना होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध ना होता। अगर विभाजन ना होता तो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विवाद ना होता और अगर जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद ना होता तो एलओसी ना होती। एलओसी ना होती तो कश्मीर में शायद आतंकवाद भी ना होता और इस आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में शायद विस्थापित भी ना होना पड़ता। इसके अलावा अगर बंटवारा ना होता तो अविभाजित भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी होती। इनमें भारत की जीडीपी लगभग 269.5 लाख करोड़ रुपए की होती, पाकिस्तान की 28.2 लाख करोड़ रुपए की और बांग्लादेश की 38 लाख करोड़ रुपए की। और इस तरह अविभाजित भारत की कुल जीडीपी 336 लाख करोड़ रुपए की होती। इस विभाजन ने भारत के संसाधनों को बांट दिया था, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो भारत संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध होता। जैसे बलूचिस्तान में सोने और तांबे के जो भंडार हैं वो भारत के होते, बांग्लादेश में कपड़ों का जो उद्योग है वो भारत का होता, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में ही होती। इसके अलावा विभाजन न होने पर भारत को सिंध और बलूचिस्तान के रास्ते एक शानदार ट्रेड रूट मिलता और पाकिस्तान के जिन बंदरगाहों पर आज चीन का प्रभाव है वो भारत के पास होते, जिनमें ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट अहम है। व्यापार के अलावा क्रिकेट के मैदान में भी स्थिति बिल्कुल अलग होती। अगर बंटवारा ना होता तो अखंड भारत की एक ही क्रिकेट टीम होती और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए ही 1992 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप शायद जीत रहे होते और वो भारत की टीम में खेल रहे होते। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान दोनों देशों में जो टीवी तोड़े जाते हैं, जो दोनों देशों में इतना तनाव पैदा हो जाता है, वो शायद तब नहीं होता। तब आपको भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने को नहीं मिलता। और आज ओलंपिक खेलों में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता होता। हालांकि अविभाजित होने पर भी ओलंपिक खेलों में भारत के कुल मेडल 6 से बढ़कर सिर्फ 7 ही होते और हमारी मेडल की टैली में कोई खास अंतर नहीं होता। अगर भारत का विभाजन ना होता तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना होती, जिसमें 22,73,000 सैनिक होते और हमारे पास चीन से भी आज बड़ी सेना होती अगर हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सेना को मिला लेते। सबसे बड़ी बात, अगर 77 साल पहले विभाजन ना होता तो शायद आजादी के बाद भारत में जिस तरह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तब शायद ऐसा ना हो पाता, क्योंकि बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग काफी मजबूत थी और जिन्ना मुस्लिम आबादी के बीच काफी लोकप्रिय थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर भारत का बंटवारा ना होता तो प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू के सामने मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़ी चुनौती होते और आजादी के बाद भारत में जो नेता प्रधानमंत्री बने वो सूची वैसी ना होती जैसी आज है। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइस रॉय लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तो इस ऐलान पर वहां मौजूद कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता तालियां बजा रहे थे। हालांकि उस समय महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा में कहा कि इस बंटवारे के लिए ब्रिटिश वाइस रॉय को दोष देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके लिए अविभाजित भारत के नेता स्वयं जिम्मेदार हैं। यहां एक और बड़ी बात यह कि 15 अगस्त की जिस तारीख को भारत को आजादी मिली, वो तारीख हमने नहीं चुनी थी, बल्कि ये तारीख अंग्रेजों ने चुनी थी। असल में ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि भारत आजादी के बाद भी मानसिक रूप से अंग्रेजों का गुलाम बनकर ही रहे, और इसीलिए 3 जून 1947 को जब भारत के अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन ने भारत की आजादी और भारत के विभाजन का ऐलान किया, तो उन्होंने इसके लिए 15 अगस्त की तारीख निर्धारित की।
और इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन ब्रिटेन के लिहाज से काफी गौरवशाली दिन था, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण किया था और अपनी हार स्वीकार की थी। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत को 15 अगस्त के दिन आजादी दी गई तो भारत के इतिहास में यह तारीख अमर हो जाएगी, और जब जब भारत की आजादी की तारीख का जिक्र होगा तब तब ये बात दोहराई जाएगी कि इसी दिन जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और दूसरे देशों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। यानी यह ब्रिटेन का एक तरीके से विजय दिवस था। यानी अंग्रेजों ने भारत की आजादी की तारीख में भी मिलावट की थी, और आज भी हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की तारीख में ब्रिटेन की विजय गाथा का उल्लेख आता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत को मानसिक रूप से अपना गुलाम लंबे समय तक बनाकर रखने की कोशिश की। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब इस आजादी के लिए कोई बहुत बड़ा खूनी संघर्ष नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत उस समय कई देशों को स्वयं आजाद कर रही थी। 1945 से 1967 के बीच, ये तिथि याद रखिएगा, 1945 से 67 के बीच ब्रिटेन ने 20 से ज्यादा देशों को आजाद किया, जिनमें 1948 में श्रीलंका और बर्मा को आजादी मिली, 1957 में घाना और मलेशिया को, 1962 में जमैका को, 1963 में केनिया को और 1965 में सिंगापुर को ब्रिटेन से आजादी मिली। सबसे बड़ी बात यह कि जिसे भारत ने आजादी कहा, वो आजादी अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ पावर थी, लेकिन भारत का जो विभाजन हुआ उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इन 10 लाख लोगों को सबने भुला दिया और भारत की आजादी का श्रेय कुछ मुट्ठी भर नेताओं को दे दिया गया। यह है हमारा इतिहास। इसके अलावा भारत के बीच विभाजन की लकीरें एक ऐसे व्यक्ति ने खींची जो 1947 से पहले कभी भारत आया भी नहीं था, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था, और इस व्यक्ति का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया, और इन 5 हफ्तों में रेडक्लिफ 95% से ज्यादा उन इलाकों में कभी गया भी नहीं जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा खींची थी। रेडक्लिफ को यह बात पता थी कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची वो सही नहीं है, और यह बंटवारा लाखों लोगों की जान ले लेगा, और बाद में यही हुआ। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच अपने मन से, अपनी सुविधा से जो सीमा रेखा खींची, उससे 111 गांव भी बट गए, और इन गांवों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा भारत में रह गया, और यह बड़ा अजीब सा बंटवारा था। इसके अलावा रेडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में खुद यह बात मानी कि उसने हवाई जहाज से दौरा करते हुए ऊपर से देखते हुए यह बात पाई कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन क्योंकि विभाजन के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में वो कोई बड़ा शहर नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया। और रेडक्लिफ ने तब यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए कि उनकी वजह से उन्हें लाहौर जैसा शहर मिल गया, वरना लाहौर भारत में होता। दुख की बात यह कि जब एक अंग्रेज इस तरह से भारत माता के टुकड़े कर रहा था, या कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज भारत माता के टुकड़े कर रहे थे, तब भारत के बहुत सारे नेता यह तय करने में व्यस्त थे कि किसे अगली सरकार में कौन सा मंत्रालय मिलेगा। पराये इंसान को अपना बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है, और यही कारण है कि मुश्किल घड़ी में कई बार अपने छोड़ जाते हैं और पराये काम आ जाते हैं।